आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। आज से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है, जो 17 मई तक चलेगा। बेशक सरकार की पूरी ये कोशिश है कहने की कि ये तीसरा फेज नहीं है, तीसरा चरण नहीं है, ये लॉकडाउन से बाहर निकलने का पहला चरण है। बहरहाल लॉकडाउन के कारण राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है, जो माली हालत है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लॉकडाउन को लंबे वक्त तक नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि राज्य का जो रेवेन्यू है दिल्ली का, वो 3,500 करोड़ से घटकर सिर्फ 300 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले 40 दिनों से जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब बंद पड़ी हुई हैं। एक हथौड़ा मार दिया, 4 घंटे के नोटिस पे सब कुछ बंद कर दिया। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए जोन्स पर भी, जो जोन्स हैं, उन पर भी आपत्ति जाहिर की है, ऐतराज जाहिर किया है। बंगाल के 10 जिलों को रेड जोन में रखा गया, जबकि बंगाल सरकार का कहना है कि राज्य के सिर्फ 4 जिले ही रेड जोन में रखे जाने चाहिए। रेड जोन में बहुत से ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनकी इजाज़त नहीं होती, उसका असर भी राज्य के जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उस पर पड़ता है। झारखंड में अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए केंद्र की तरफ से जारी की गई रियायतें झारखंड में नहीं मिलेंगी। अलग अलग राज्य वहाँ की स्थिति के मुताबिक फैसले ले रहे हैं, क्योंकि इस वायरस से निपटने की जिम्मेदारी शुरू से उन पर रही है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन लागू करने का पूरा जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, लेकिन अब इस लॉकडाउन से निकलने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा रही है। लॉकडाउन लागू करने का जो जिम्मा है, श्रेय है, वो तो प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया, लेकिन अब इससे निकले कैसे, इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा सकती है। मेरे साथ है हार्ड न्यूज़ के एडिटर इन चीफ संजय कपूर। बहुत स्वागत संजय आपका। क्या इस पूरी महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने सिर्फ फैसले लिए हैं और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली है, या खुद भी कुछ किया है? इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने अपना कुछ तुगलकी मिजाज दिखाया है कि किसी को ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ सही होगी, कोई क्या चीज़ गलत होगी। अगर आपको याद हो, केरल ने सबसे पहले कामयाबी हासिल करी, काफ़ी दिन तक उनके 0 केसेस भी आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन से निकलने का कुछ रोड मैप तैयार किया, उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने की बात करी। ये सब 14 अप्रैल के आसपास है। तो उन्होंने इसके ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। उसका कोई कारण नहीं दिया कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया, क्यों केरल के लोग बाहर नहीं निकल सकते जब स्थिति सामान्य के करीब पहुंच गई है। तो इसलिए उनका जो पूरा जो अंदाज है वो एक तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, उसके पीछे सोच भी नहीं है। 24 मार्च को क्यों तालाबंदी, क्यों लॉकडाउन करा, उसका पूरा कहने का मतलब कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे देश में केसेस भी बहुत कम थे, समस्याएं भी कम थीं, और जब इतनी बढ़ गई हैं तो अब ये लॉकडाउन हटाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या सोच है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, इनको लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं है। रोज़ के हिसाब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें तरह तरह के आंकड़े बताते हैं, कभी कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, कभी कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं। कोई मेल भी नहीं खाता, कभी ICMR के सज्जन वहाँ बैठे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्थिति काफ़ी भयावह है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि हो क्या रहा है देश के अंदर। दूसरी बात, जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो चरमरा भारत गई है। में सब कोरोना वायरस के जी 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 मुकम्मल कीजिए। पास कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो उसके अंदर आप देखें तो अगर टारगेट 4,000 करोड़ है किसी आबकारी का या GST का, तो बामुश्किल तमाम 10-15% टारगेट मीट हो रहा है। तो जो केजरीवाल कह रहे थे कि ना तनख्वाहें कहाँ से बांटेंगे, लोगों के पास पैसा कहाँ है, उसका एक आधार है, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने GST का पिछला वाला भुगतान नहीं करा। तो अब क्या करेंगे वो लोग? जी संजय, मैं आगे बढ़ता हूं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। अब तक भारत में 42,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, और 1300 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 2,553 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में 4 मई तक, यानी आज 4 मई तक 11,72,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR ने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च कर रही एक कमेटी को भी भंग कर दिया है, उसको डिसॉल्व कर दिया है। ICMR ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कोई वजह नहीं दी गई है।
टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस का अभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ना कि लीनियर कर्व। अब लीनियर होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, एक्सपोनेंशियल है 1 से 20, 20 से 60, कुछ भी हो सकता है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या भारत में सरकार सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे ही है या हर्ड इम्यूनिटी की भी एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब कोरोना के वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन में छूट दी गई है बिना टेस्ट की तादाद बढ़ाए। तो क्या ये एक तरफ लॉकडाउन कुछ हर्ड इम्यूनिटी, क्या ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट लगता है आपको? कुछ भगवान भरोसे। तो इसके अंदर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो भगवान भरोसे है। कहने का मतलब ये कि अगर आप बच गए तो आप इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी के कहने मतलब हिस्सेदार हुए, और अगर चले गए तो आपके ऊपर ना कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि जो कारण है वो भी सरकार के हाथ में है कि आप निमोनिया से मरे कि हार्ट से मरे कि किससे मरे। तो उसके अंदर जो कई सारे आरोप नज़र आ रहे हैं कि कुछ जो कोविड से मरते हैं वो भी है ना निमोनिया के नाम से दिखाए जाते हैं, क्योंकि जैसे वेस्ट बंगाल के ऊपर केंद्र सरकार का जो आरोप है कि वो पूरी तरीके से फिगर्स नहीं दिखा रहा है, उसी तरीके के आरोप और लोग लगा रहे हैं और सूबों के मामले में। तो हमको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि लोग अगर मर रहे हैं तो कैसे मर रहे हैं, और जो इतने सारे टेस्ट हैं तो उसका नतीजे कितने आए। ये अगर 1 लाख उन्होंने टेस्ट किए हैं या जितना भी आप बता रहे हैं 1 मिलियन करे हैं, तो उसमें कितने है ना टेस्ट हुए? क्योंकि अगर आप दिल्ली सरकार का देखें इसके ऊपर, तो श्री हर्षवर्धन जी ने भी है ना आरोप लगाया कि 3 साढ़े 3 हजार जो टेस्ट करे उसका तो कोई नतीजा भी निकला, और उन टेस्ट के बूते पे कई सारे इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है, रेड जोन बनाया हुआ है। अरे कहने मतलब कि नतीजा निकले उसके बाद आप कंटेनमेंट जोन बनाओगे ना। आप देखिए किस तरीके से तबलीगी जमात वालों का हुआ है। 12-13 मार्च में उनको रखा गया था, उसके बाद अभी भी क्वारंटीन है, जबकि 3-4 नेगेटिव हो चुके हैं उनके। आज वो असउद्दीन ओवैसी साहब ने बोला कि 30 जो तेलंगाना के उनके तबलीगी के लोग हैं उनके बार-बार नेगेटिव निकल रहे हैं, पर उनको छोड़ते नहीं है। तो जो आर्बिट्रीनेस है ना जो दिखाई पड़ती है पूरे इस मुहिम के अंदर, उसको है ना मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से खत्म होना चाहिए, पर ये लोग नहीं खत्म कर पा रहे। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। देश की जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। वैसे वो तभी से ही बन गई थी जब नोटबंदी लागू हुई थी, फिर जीएसटी लागू हुआ था, फिर उसके बाद गोल पोस्ट बदले गए, नियम बदले गए, हर हफ्ते हर दूसरे चौथे दिन नियमों में बदलाव किया गया। आर्थिक स्थिति तो हमारी तब से ही कमज़ोर थी। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर है, हम पर भी है, अर्थव्यवस्था पर। एक सर्वे के मुताबिक देश में लॉकडाउन के कारण 54% लोगों की आमदनी कम हुई है और 67% लोगों ने अपने खर्चों को कम कर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक सर्वे के मुताबिक 2020 में सिर्फ 15% कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक देश के 50% से ज़्यादा फर्म्स में, कंपनियों में नौकरी जाने की संभावना है। सीआईआई के मुताबिक ही देश के 100 से 150 ज़िले जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, जिनका योगदान जीडीपी में ज़्यादा है, वहाँ आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर देना चाहिए। सीआईआई के मुताबिक अर्थव्यवस्था को बेहतर होने में भी कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इकोनॉमिक ग्रोथ 2 से 3% के बीच रह सकती है। संजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मौजूदा हालात को देखते हुए आपको पोस्ट कोरोना भारत की इकोनॉमी कैसी नज़र आती है? प्लस भी और माइनस भी, जो अच्छी बातें होंगी वो भी और जो अच्छी नहीं है वो भी, कैसी दिखती है आपको इकोनॉमी? देखिए, मुद्दा यह है कि जब लोग बाग सड़क पे आएंगे, काम करेंगे, तो जीरो से थोड़ा प्लस तो होगी, परंतु यहाँ पर सरकार ने और सरकार की जो बिना सोच की जो पूरी नीति है, उसने कम से कम आज की तारीख में माइनस कैटेगरी में हिंदुस्तान को ला दिया है। वैसे भी हिंदुस्तान का जो कोविड के पहले जो स्थिति थी काफ़ी बुरी थी। आपको याद है हम लोग कितने सारे प्रोग्राम में इसके बारे में बात करें, नौकरियां जा रही थी, अर्थव्यवस्था काफ़ी लचर थी। अब किसी को कोई भी शक नहीं है कि इस समय जीरो के नीचे जा चुकी है। चाहे आईएमएफ बोले कि है ना 1% है या 0.9% है, वो सब फालतू की बात है जब कोई गतिविधि नहीं हो रही है तो। पर जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत है ना वो स्टार्ट राइजिंग।
पर सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं जो वापस जा रहे हैं, जी उनके बिना आप अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा करेंगे? लाखों की तादाद में लोग बाग अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से जी सरकार और शहरों का जो रवैया है उससे इतने नाखुश हैं कि उनको आने में काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, दिल्ली, बम्बई और तमाम शहरों में जाने में। उनको जिस निर्दयी अंदाज में जी उनके साथ व्यवहार जी किया गया है, और वो मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत बड़ा आघात लगेगा। जी संजय कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसे लॉकडाउन का तीसरा चरण कह रहे हैं। सरकार की ख्वाहिश है कि इसे लॉकडाउन से बाहर निकलने का पहला चरण कहना चाहिए। हमें लगता है ये ज़रा जल्दबाजी होगी कहना। बहरहाल अर्थव्यवस्था की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने किसी भी तरह के एक रिवाइवल पैकेज का ऐलान नहीं किया है। आर्थिक स्टिमुलस छोटे मोटे दिए हैं, लेकिन रिवाइवल पैकेज जो होता है, जो दूरगामी होता है, उसका ऐलान नहीं किया है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाए, लेकिन सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। बेशक प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के साथ मीटिंग की थी, तब कयास लगाए गए थे कि शायद आर्थिक एक रिवाइवल पैकेज का जिक्र हो। आर्थिक पैकेज ही वो रास्ता है जिसके जरिए सरकार पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ावा दे सकती है। सन 91 में भी ऐसा हुआ था, जब देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही निर्णय लिया था। जापान ने जो पैकेज दिया है वो उसकी जीडीपी का 10% है। जर्मनी ने जो भी राहत पैकेज दिया है वो भी उसकी जीडीपी का 10% है। ठीक है, जीडीपी का आधे से भी ज़्यादा है वो। और हमारे यहाँ तो मांग ऐसी भी उठी है कि 5 लाख करोड़ से लेकर 16 लाख करोड़ तक ये रेंज बताई गई है कि इस तरह का इकोनॉमिक पैकेज जब तक अनाउंस नहीं होता, हमारी अर्थव्यवस्था रिवाइव नहीं होगी, अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पाएगी। इतनी देर क्यों हो रही है? लगातार नुकसान हो रहा है, राज्यों के पास तनख्वाहें देने को पैसा नहीं है, तो आर्थिक पैकेज क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा, जबकि जगह जगह से फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं? ये हमारा सवाल है। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।